नमस्कार साथियों। तो आज मैं साहिबा वेग आपके सामने प्रस्तुत हूँ फिर अपनी थ्योरी क्लास लेकर A1 इंग्लिश 360 डिग्री पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे फेमस पोयम, जो कि उन्होंने क्या कहा था, इट इज माय लास्ट बिट ऑफ रिमेम्बरेंस। जिस पोयम को उन्होंने कहा था ये मेरी लास्ट बिड है ऑफ माय रिमेम्बरेंस, तो वो पोयम आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ और उस पोयम का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। This poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening, this is a poem written by अमेरिकन ऑथर। एक अमेरिकन ऑथर थे जिनका नाम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही वॉज एन अमेरिकन ऑथर और इन्हें क्या कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ अमेरिका। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ अमेरिका भी कहा जाता था इनको। और ये वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जिनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। तो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, आप ध्यान से इन पॉइंट्स को नोट करिए। पहला तो ये अमेरिकन ऑथर है, दूसरा इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ अमेरिका, और इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स इन्हें मिला है, क्या मिला है? पुलिट्जर प्राइज। 4 टाइम्स इन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला है। किस वर्क के लिए? NCRT, जिसका कोड क्या है? 4173। अब ये कोड हमने कैसे बनाया है, आपको एक ट्रिक की तरह, ताकि आपको याद हो जाए, ये मैं आपको भी ट्रिक समझाऊंगी। देखिए, पुलिट्जर प्राइज 4 टाइम्स इन्हें मिला है, किसके लिए? NCRT। एन से क्या है? न्यू, इनकी कलेक्शन है न्यू हैम्पशायर कलेक्शन, ठीक है। दूसरा कलेक्टेड पोएम्स, तीसरा फर्दर रेंज। अच्छा, फर्दर रेंज में से बेटा हमने आर लिया पीछे से, आर, और लास्ट है विटनेस ट्री। विटनेस ट्री में से भी हमने लास्ट वाला लिया, टी, ठीक है। तो 2 आगे के लिए एन और सी, और 2 पीछे के लिए आर एंड टी, ठीक है। एंड इनकी ईयर कैसे याद करेंगे? इसका कोड है 4173, यानी कि पहला वर्क 1924 में 4, ठीक है। दूसरा 1931 में, 1937 में, देन 1943 में, 4173, ठीक है बेटा। इस तरीके से 4173 के कोड से आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से ईयर में इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है। तो ये मेरी ट्रिक है, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए ताकि आपको आराम से ईयर्स याद हो सके। अब चलते हैं जो हमारा मेन फोकस है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये इनकी बहुत फेमस पोयम है, और ये जो इनकी पोयम है, ये पोयम के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, इट इज माय लास्ट बिड, ये मेरी लास्ट बिड है ऑफ माय रिमेम्बरेंस। यानी कि मैं चाहता हूं ये मेरे एक ऐसा वर्क मिले जिसको लोग कहें कि मतलब इट इज द बेस्ट वर्क ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, याद किया जाए द बेस्ट वर्क ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो दिस पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसमें क्या 3 एलिमेंट्स का जिक्र हो रहा है? वुड्स, स्नोई एंड इवनिंग। अब जो वुड्स है, वुड्स आर डिपिक्टिंग फॉरेस्ट। वुड किसका सिंबल है? फॉरेस्ट का, ठीक है। उसके बाद स्नोई मीन्स, स्नोई इज शोइंग द वेदर, कि वेदर बहुत स्नोई है, बर्फ गिर रही है, तो इट इज शोइंग द वेदर।
उसके बाद लास्ट क्या है हमारे पास, इवनिंग। इवनिंग क्या बता रहे हैं, टाइम ऑफ द डे, टाइम बता रहा है कि टाइम क्या है दिन का, इवनिंग का टाइम है। सो इवनिंग इज टेलिंग अबाउट द टाइम। सो दिस पोएम इज बेसिकली अ कॉन्ट्रास्ट। एक पोएम एक कॉन्ट्रास्ट है, किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट है ये हम आगे जानेंगे, इसका थीम जानेंगे और जानेंगे कि इसका एक और लिटरल मीनिंग के अलावा फिलोसफिकल मीनिंग क्या है इस पोएम का। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस पोएम में कौन कौन सी राइमिंग स्कीम और लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं। सो दिस इज अ पोएम which starts with a delight। ये पोएम डिलाइट पे शुरू होती है और एंड किस पे होती है, विजडम पे। सो दिस पोएम स्टार्ट्स विद अ डिलाइट एंड एंड्स विद अ विजडम। सो an important thing about this poem, you can write it down that this poem, ये जो पोएम है starts with a delight। ये पोएम स्टार्ट होती है starts with a delight, ठीक है, and ends with a wisdom, and ends in wisdom। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी वैसे वैसे ये स्पष्ट होता जाएगा, ठीक है। एंड इट इज दिस इज रिटन इन, ये जो पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स, ये लिखी गई है, कब लिखी गई है ये पोएम, 1922 में। एंड इट इज बीइंग पब्लिश्ड, और पब्लिश्ड कब हुई है, 1923 में। किसमें पब्लिश्ड हुई, इन हिज वॉल्यूम न्यू हैम्पशायर, उनकी वॉल्यूम है न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम, जिसमें ये वर्क पब्लिश्ड हुआ है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग। और ये जो वर्क है बेटा ये बहुत क्लोज था जवाहरलाल नेहरू के, खासकर इसकी जो लास्ट की 4 पंक्तियां हैं वो जवाहरलाल नेहरू के बहुत क्लोज थी। और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑल्सो, उनके जो डेथ बेड है उस पे भी हमें ये पोएम पाई गई, ये वाली पोएम उनके डेथ बेड पे भी हमें मिली, which was hand written by Jawaharlal Nehru। So now we are going to start the poem। Stopping by woods on a snowy evening, यानी कि रुक जाना, कहाँ पे रुक जाना, वुड्स में, वुड्स यानी कि फॉरेस्ट में रुक जाना। कहाँ, पैसेंजर यानी कि कोई यात्रा करते समय, घर जाते समय ऐसा लग रहा है फोटो देख के कि वो घोड़े पे अपने यात्रा कर रहा है, तो जब यात्रा करते समय वो कहाँ रुक गया, जब उसे ब्यूटी दिखी, कहाँ, स्नोई इवनिंग की ब्यूटी, बर्फ गिरती हुई, पेड़ बर्फ से ढके हुए हैं, ब्यूटीफुल सीन दिख रहा है। किसको, ऑथर को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। तो वो घोड़े पे जा रहा है एंड ही स्टॉप्स, वो रुक जाता है, कहाँ रुक जाता है, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में उसको दिखता है कि शाम का समय है, ब्यूटी, इवनिंग की ब्यूटी है, और पेड़ सारे किससे ढके हुए हैं, स्नो से ढके हुए हैं, बर्फ से ढके हुए हैं। तो on a snowy evening, stopping by woods on a snowy evening। अब चलते हैं स्टेंजा 1 पे। Whose woods these are, I think I know। मतलब ये फॉरेस्ट, वुड्स की, वुड्स का मतलब लकड़ी नहीं, वुड्स का मतलब यहाँ हो रहा है फॉरेस्ट की बात हो रही है बेटा, कि ये किसके जो जंगल है ये मुझे पता है। whose woods, whose forest these are, किसके ये फॉरेस्ट है, these are I think I know, मुझे लगता है कि मुझे ये पता है कि किसके ये जंगल हैं, ठीक है। तो उसको पता है, कैसे पता होगा, या तो वो कोई पड़ोस के विलेज में रहता होगा तभी उसको पता होगा ना कि भाई किसके जंगल है ये। तो हिज हाउस इज इन द विलेज, वो कह रहा है कि उसका जो घर है, किसका घर, ओनर ऑफ द फॉरेस्ट का घर, ओनर ऑफ द फॉरेस्ट की बात हो रही है। ओनर ऑफ द फॉरेस्ट का जो घर है वो कह रहा है कि उसका घर पासी के किसी विलेज में है। He will not see me stopping here। और जैसे आप किसी बगीचे में, किसी कहीं पे क्या कहते हैं, किसी पार्क वगैरह में जाते हैं और मतलब कोई भी वहां से आम वाम तोड़ने की कोशिश करते हैं या कुछ भी नेचुरल ब्यूटी में जैसे जाते हैं, तो वहां का माली होता है, आप उससे डरते हैं ना। तो वैसे ही वो कह रहा है कि मुझे अब इसी समय मुझे कोई डर नहीं है, मतलब कोई मुझे देख नहीं रहा और मैं यहाँ आराम से खड़ा होके जो है ब्यूटी का
आनंद उठा रहा हूं, पीस ले रहा हूं, शांति ले रहा हूं, तो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। कोई माली, कोई इसका जंगल का जो वो है मालिक, मुझे पकड़ नहीं रहा, कोई मुझे यहाँ देख नहीं रहा इस समय। नो वन इज सीइंग मी टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। और इस समय जो उसके वुड्स हैं, यानी कि जो उसके ट्रीज हैं, वुड्स इधर इधर वुड्स कौन है, ट्रीज, ट्रीज आर फिल्ड अप विद द स्नो। इस समय जो उसके ट्रीज हैं वो सारे बर्फ से ढक चुके हैं, और मैं इस सुंदर दृश्य का आनंद उठा रहा हूं। मेरे को पीस मिल रहा है, शांति मिल रही है, क्योंकि दुनिया में इतनी खचड़ पचड़ है और इतनी, क्या कहते हैं, दुनिया के इतने प्रोमिसेस निभाने, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे ऊपर, तो उससे शांत जगह पे आके मैं जिंदगी का आनंद ले रहा हूं। सो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। अब अगर इसका हम एक दूसरा मीनिंग निकाले, फिलोसफिकल मीनिंग, तो ये भी है इसका मतलब whose woods are these, यानी कि वुड्स इधर क्या बोल रहे हैं, वो संसार, कि ये जो संसार है ये किसका बनाया हुआ है। अगर हम इसका फिलोसफिकल मीनिंग देखें तो ये संसार किसका बनाया हुआ है, एक ही इंसान का, और वो कौन है, परमात्मा। आई थिंक आई नो, और हमें वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि वो किसका बनाया हुआ है, हम सबको पता है किसका बनाया हुआ है, भगवान का। हिज हाउस इज इन द विलेज, और वो कहीं ना कहीं रहता है, यही कहीं रहता है। कहाँ रहता है, स्वर्ग में, स्वर्ग लोक में रहता है। एंड ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। और मैं इस समय यहाँ रुक के उसकी बनाई हुई ब्यूटी, उसकी बनाई हुई सुंदर पृथ्वी का आनंद ले रहा हूँ। जो उस ऊपर वाले ने इतनी सुंदर ब्यूटी बनाई है, क्या इतने सुंदर पेड़ पौधे जिन पे स्नो गिर रही है, तो उसी की बनाई हुई है ना सारी रचना। तो मैं खड़े होके यहाँ पे उसकी बनाई हुई ब्यूटी का आनंद ले रहा हूँ। और उसे ऐसा लग रहा है कि अभी भगवान तो यहाँ है नहीं, क्योंकि वो तो दृश्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अभी मुझे देख नहीं रहे, मैं आराम से उनकी बनाई हुई ब्यूटी का आनंद ले रहा हूँ। सो दिस इज अ फिलोसफिकल मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। अब इसमें हम राइमिंग स्कीम चेक करते हैं। Whose woods these are, I think I know। अब इधर क्या है, नो, तो इसको दे देते हैं ए। नो के बाद हिज हाउस इज इन द विलेज, दो, नो दो, सो इसको भी ए दे देते हैं। देन टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। अब तीनों में सेम वॉइस आ रही है, नो दो स्नो, सो इट इज ऑल्सो ए ए ए। अब बीच वाला डिफरेंट है, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, सो इधर क्या आ जाएगा, बी। तो राइमिंग स्कीम क्या बनी इस स्टैंजा की, द राइमिंग स्कीम विल बी, नोट डाउन द राइमिंग स्कीम बेटा। राइमिंग स्कीम बनी ए बी एंड ए। दिस विल बी द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। सो बेसिकली जो पोएट है वो वुड्स के द्वारा ब्यूटी की बात कर रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल जो है फॉरेस्ट है, ब्यूटी की बात कर रहा है। स्नो के द्वारा वो बात कर रहा है, स्नो क्या देती है हमें, पीस, सुकून, साइलेंस की बात कर रहा है एक तरीके से। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट अ क्वेर टू स्टॉप without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year। कितनी प्यारी लाइन्स है बेटा। तो क्या कहना चाहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मेरा जो घोड़ा है वो घोड़ा सोच रहा है कि मेरे मालिक, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस, जो मेरे मालिक है वो यहाँ क्यों रुक गए, बीचों बीच जंगल के यहाँ क्यों रुक गए। एंड टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस, और यहाँ पे तो कोई फार्म हाउस भी नजर नहीं आ रहा, तो मेरे मालिक यहाँ क्यों रुक गए। बिटवीन द वुड्स, वुड्स मतलब बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द फ्रोजन लेक, आइस बर्फ से जमा हुआ लेक, फ्रोजन लेक, फ्रोजन लेक और किसके बीच में, फॉरेस्ट के बीच में मेरे मालिक यहाँ क्यों रुक गए। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये सबसे अंधकारमय शाम है इस साल की।
अब इसका अगर दूसरा मतलब देखें, फिलॉसफी का मतलब, तो वो क्या कहना चाहता है कि जो वुड्स एंड फ्रोजन लेक के बीच में वो बता रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि मैं फंस गया हूं, उस तरीके से वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं इस संसार रूपी जंजाल में फंस गया हूँ, यानी संसारिक जीवन में फंस गया हूँ, ना ऊपर जा पा रहा हूँ और ना नीचे रह पा रहा हूँ, यानी संसारिक जीवन में फंस गया हूँ। और हमारा असली स्थान क्या है, हमें अल्टीमेटली कहाँ जाना है, बट हम वो चीज भूल जाते हैं और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज और इन सब चीजों में फंसे रहते हैं कहीं ना कहीं। सो और फंसा भी कब हूं, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, सबसे क्रिटिकल, डार्केस्ट यानी सबसे अंधकारमय समय, यानी सबसे क्रिटिकल समय में अपनी लाइफ के मैं इस संसार रूपी जीवन में फंस गया। सो ही इज ट्राइंग टू से दिस। आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लेते हैं राइमिंग स्कीम्स क्या है। राइमिंग स्कीम है क्वेयर, क्वेयर यानी बी, नियर बी, लेक सी, ईयर क्वेयर, नियर सेम लग रहा है तो बी। सो राइमिंग स्कीम बनी बी बी सी बी। बेटा नोट डाउन कर लीजिए राइमिंग स्कीम। Stanza 3, he gives his harness bells a shake to ask if whether there is some mistake. The only sound is the sweep of easy wind and downy flake. So he gives his harness bells, यानी अपनी लगाम की जो घंटी है उसको वो बजा रहा है। कौन बजा रहा है? He refers to the horse. हॉर्स की बात हो रही है और हॉर्स अपने मालिक से, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के ये तरीका होता है एनिमल्स का कि वो कम्युनिकेट। स्टेंजा 3, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sound is the sweep of easy wind and downy flake. तो he gives his harness bells. he इधर क्या है? हॉर्स। हॉर्स जो है अपने मालिक से, जो ट्रेवलर है, अपने मालिक से कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, ये एनिमल्स का तरीका होता है। तो हॉर्स बात करने के लिए क्या कर रहा है? अपनी घंटी को ऐसे ऐसे बजा रहा है ताकि वो अपने मालिक से पूछ सके। क्या पूछना चाह रहा है? टू आस्क इफ वेदर इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि क्या कोई गलती हो गई आपसे, यहाँ आप क्यों रुक गए? इस जंगल के बीचों बीच आकर आप क्यों रुक गए? यहाँ तो कोई फार्म हाउस नहीं दिख रहा, कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही जहाँ पे मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे रुका जा सके, खाया पिया जा सके। तो ये तो एक जंगल लग रहा है जहाँ पे सिर्फ बर्फ गिर रही है चारों तरफ, फ्रोजन लेक है, ट्रीज हैं, स्नो है। तो यहाँ पे रुकने का क्या मतलब? द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप। स्वीप, स्वीप मतलब बेटा क्या हो गया? ब्लोइंग। यानी कि सिर्फ यहाँ पे किसकी आवाज सुनाई दे रही है? ब्लोइंग ऑफ विंड की वॉइस, ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, यानी कि जो बर्फ के सॉफ्ट सॉफ्ट गोले होते हैं ना, वो फ्लेक होते हैं। तो यहाँ पे या तो किसकी ब्लोइंग की आवाज आ रही है, या तो हवा की, विंड की ब्लोइंग की आवाज आ रही है, या फिर जो बर्फ के गोले गिर रहे हैं उनकी आवाज आ रही है, डाउनी फ्लेक। अब इसमें राइमिंग स्कीम देखते हैं बेटा। शेक, मिस्टेक एंड फ्लेक। सो दिस इज गिविंग सी 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 एंड स्वीप में क्या आएगा? डी। सो द राइमिंग स्कीम बिकम सी सी डी सी। दिस विल बी द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। सो बेसिकली इसका फिलोसफिकल मीनिंग अगर जानना चाहें तो वो कह रहा है एक तरीके से, हॉर्स कहना चाह रहा है एक तरीके से कि ये तुम संसार रूपी झंझटों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कहाँ अटक गए? हमारा इस जन्म, हमारा जो जन्म होता है वो सिर्फ प्रभु का नाम लेने के लिए होता है, ईश्वर का नाम। और हम किस झंझटों में फंस जाते हैं? फंस जाते हैं ना, क्या हमसे कोई मिस्टेक हो रही है कि हम लालच, लोभ, मार काट,
मतलब दूसरे का किसी तरह भी हथियाना और इन्हीं चीजों में लगे पड़े हैं। हमारे अंदर बिल्कुल इंसानियत खत्म होती जा रही है। सो टू आस एक तरीके से भगवान हमें घंटी बजा रहा है, एक तरीके से ये घंटी या हार्नेस बेल कि जाग जाओ, तुम कोई मिस्टेक कर रहे हो। क्या मिस्टेक? द ओनली अदर साउंड। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है हम इंसानों से कि हम संसार के अंदर, संसार की जो मोह माया है उसके अंदर फंसते चले जा रहे हैं, संसार रूपी माया में। सो दिस इज द मिस्टेक वी आर डूइंग। Next, stanza 4. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये जो लास्ट की 4 लाइन्स हैं, ये जवाहरलाल नेहरू को बहुत फेवरेट थी, वो जरूर बोलते थे, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So the woods are lovely, dark and deep. woods मतलब ये जो फॉरेस्ट है बहुत ब्यूटीफुल है, डार्क है यानी शांति है, यहाँ पे बहुत डीप है, घने हैं, बट मुझे यहाँ पे काफी पीस मिल रहा है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टे हियर, मैं यहाँ स्टे करना चाहता हूँ। पर क्या हम हमेशा रेस्ट में, पीस में स्टे कर सकते? इज इट पॉसिबल? बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, क्योंकि उसके पास प्रोमिसेस हैं यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मरने, स्लीप, यहाँ स्लीप किसका सिंबल है? डेथ का। तो मुझे डेथ से पहले अपनी पूरी जिम्मेवारियां पूरी करनी है। आई हैव टू कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द ड्यूटीज आई हैव। सो प्रोमिसेस हियर क्या है? The promises to keep means responsibilities. He is talking about the responsibilities and the duties he have to complete before he dies. ठीक है, मरने से पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज उन्हें निभानी है उसकी बात वो कर रहा है कि I have to complete the promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go. मरने से पहले बहुत माइल्स चलना है, बहुत काम बाकी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है निभानी बाकी रहती हैं अभी। सो बेसिकली ये जो पोयम है ये एक कॉन्फ्लिक्ट, इसका थीम क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट है। किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है बेटा? एक तो बिटवीन द ह्यूमन डिजायर, एक तरफ ह्यूमन की डिजायर है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन डिजायर, ह्यूमन डिजायर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है बेटा, बिटवीन ह्यूमन डिजायर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ह्यूमन डिजायर किसकी है? हमें पीस की। ह्यूमन डिजायर ऑफ पीस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है दो चीजों के बीच में। एक तो जो इंसान की डिजायर है शांति में रहने की, पीस में रहने की, और दूसरी तरफ वो नहीं रह सकता क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, वो फंसा पड़ा है उसमें। सो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये पोयम। दिस पोयम इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन डिजायर्स फॉर पीस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये जो पोयम है इट स्टार्ट्स विद द, हमने देखा डिलाइट पे स्टार्ट हुई और एंड किस पे हुई? विजडम, समझदारी पे, विजडम पे। कैसे? आई एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि एक विजडम की बात है कि अभी मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है मरने से पहले, यानी स्लीप करने से पहले मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभानी बाकी हैं। एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, जो मैंने वादे किए हैं अपनों से कि मैं ये करके जाऊंगा तुम्हारे लिए, ये तो वो वाले सारे वादे मुझे निभा के जाने हैं। तो एक विजडम पे ये पोयम एंड करती है। सो क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि दिस पोयम एंड्स एट विजडम। सो थैंक यू फॉर टुडे। कल मिलते हैं, इस पोयम पे 30 क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपके लिए ओनली ऑन माय चैनल A1 इंग्लिश 360 डिग्री।